अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज अच्छा जी, कल हमने सवाल किया था। आपने जो है कल किया था। अभी अभी मैंने एक सवाल किया था। फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। एग्जांपल नंबर आई बिलीव लास्ट एग्जांपल थी मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर की, ठीक है। एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड एग्जांपल थी। सही है। अब आपको कुछ ठीक, वो एक एंड टू एंड नॉलेज था जो कि आपके लेवल पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में थी वो। और मुश्किल भी काफियों को लगी होगी, आई होप। ठीक है, बट परेशानी की बात नहीं है, हम अभी छोटी छोटी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुश्किल हम देख आए हैं, तो अब हमारे लिए जिंदगी आगे इंशाल्लाह आसान है। ठीक है। चलें जी, अब छोटी छोटी एग्जांपलें देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स ही बनानी है ना, सीजीएस स्टेटमेंट ही बनानी है, ठीक है। कौन सा कोई यहाँ पे हमने रॉकेट साइंस है, कोई ऐसी स्पेस गैलेक्सी, या कोई अ, ऐसी कोई फिजिकल, कोई फिजिक्स की या कोई केमिस्ट्री लैब में। बस एक पैटर्न है, बस चीजें छापनी है, प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ओ, ओ एग्जाम्पल नंबर आपको करा देता हूँ मैं, कौन सी। ये फोर तो आई बिलीव कर चुके थे ना हम। हाँ, फोर कर चुके थे बिल्कुल। फाइव करा देता हूँ। ठीक है, फाइव कर लेते हैं। ये इसके आपने प्रैक्टिस खुद करनी, फाइव कर लेते हैं, फिर चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। इंशाल्लाह सारे के सारे एमसीक्यूज हमारे नॉलेज से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपस की बात है, ठीक है, कि हाँ, पेपर की आपने तैयारी सर करनी है कि जो आसान आसान चीजें पहले तो सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ करना है, ठीक है। फिर सेकंड गो में, ठीक है, फर्स्ट गो में सारा कुछ करना है, मुश्किल आसान ये नहीं देख। सेकंड में फिर दोबारा सारा कुछ करना है, ठीक है। तीसरी दफा जब आप बुक रिवाइज करेंगे तो जो बहुत ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 100 में से 50 नंबर लेने हैं, ठीक है। जो उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो एवरेज बच्चा है, जो माशाल्लाह बाकी मेहनत करना चाहता है, वो तो सारा ही करेगा। अब मैं उस बच्चे की बात करूं जिससे नहीं हो पा रहा, ठीक है, मुश्किल है, तो वो आसान पहले 6 चैप्टर डेप्रिसिएशन तक कर ले, सातवां आठवां ऊपर ऊपर से देख ले, नौवे की कुछ 3 4 सवाल कर ले, और बीआरएस वाला तो हमने पूरा डिटेल से किया है, तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो बच्चा पास से आगे कुछ मजीद करना चाहता है, कंफर्म पास करना चाहता है, तो वो मेहनत जारी रखे, ठीक है, समझ लेना। क्योंकि अभी समझ लेते हैं तो मसला नहीं होगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर है भाई 298, ठीक है, 298 पेज नंबर है। क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर, साल के लिए, जो कि साल 31 मार्च में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बनाना ही बड़ा ही आसान है। क्या? सबसे पहले अपने फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद चीजें यहाँ से उठा के लिखनी, ठीक है। बताएं मुझे। सेल्स रुपीज में दी हुई है, ठीक है, यूनिट्स में नहीं दी, रुपीज में। 3200 की सेल्स की है उसने। क्या सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में आती थी? नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में नहीं आती। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल आता था। रिटर्न्स इनवर्ड, सॉरी, परचेज रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, कि हमने परचेज की उसको वापस बाहर भेज दिया। 18 ये भी इसका पार्ट बनती, कैरेज इनवर्ट किराया लगा, ये भी बनती थी। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बनते थे। रेंट, रेंट पे अब देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री का रेंट है या दूसरा रेंट है। फैक्ट्री का होगा तो आएगा, हेड ऑफिस का है तो इधर नहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। बिल के बारे में भी देखना पड़ेगा, इंश्योरेंस का भी देखना पड़ेगा। फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर है उसमें आएगी। ऑफिस की सैलरी तो बिल्कुल नहीं आएंगी कंफर्म, क्योंकि हेड ऑफिस की सैलरी तो एक्सपेंस बनती है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आएंगी। फैक्ट्री की क्लीनिंग आएगा, ऑफिस की क्लीनिंग तो ऑफिस वाले जाने हैं, हमें क्या पता। स्टॉक्स एज एट 1 अप्रैल 2006। क्या हमारा साल कब खत्म हो रहा है? मार्च 7 पे, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल 6 पे, तो यानी ओपनिंग दिया है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, ठीक है। तीनों इसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, कुछ रॉ मटेरियल पड़े होते हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ फिनिश। फिर फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट पे ही है, और नीचे उसकी डेप्रिसिएशन भी दे दी है। क्या पूरी कॉस्ट को हम पहले ही दिन एक्सपेंस करते थे? जितने बच्चे ने आई 16 पढ़ा हुआ है बेसिक, उससे सवाल कर रहा हूँ। क्या पूरी कॉस्ट पहले दिन एक्सपेंस बनती थी? ठीक है, ऐसे बनाने का मकसद ये था कि देखिए, आपने 1 करोड़ रुपए का घर या फैक्ट्री ली, बिल्डिंग 1 करोड़ पे, एक ऑप्शन, और 10 साल चलेगी, तो आपने क्या किया? एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट कैश तो क्रेडिट हो गया ना, यहाँ तक तो एग्री, कैश क्रेडिट। आप डायरेक्ट बिल्डिंग को डेबिट, एक्सपेंस डेबिट कर दें कि मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही है ना, एसिड भी क्या होता है? एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, आपने कॉस्ट क्रेडिट, कैश क्रेडिट किया, 1 करोड़ दे दिया और एक्सपेंस कर दिया। अब अगले साल आप 10 साल, ठीक है, तो पहले साल आपका सारा एक्सपेंस शो करा दिया, अगले 10 साल बिल्डिंग इस्तेमाल होगी तो आप एक्सपेंस 0 0 0 शो कराओगे।
तेरी बात से एक ही दफा आपने एक्सपेंस करा दिया, तो स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसा नहीं होगा। ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज्यादा फायदा दे उसको एसिड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बाकी जो उसका क्राइटेरिया था वो डिटेल में हमने वहां पे पढ़ा, यहाँ पे जस्ट आपको मिसाल दे। तो आप क्या कहते थे, 1 करोड़ को पहले एसिड रिकॉर्ड करते थे, और फिर इसको सिस्टमैटिक एलोकेशन ओवर द यूजफुल लाइफ, उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस करते थे। क्यों? जैसे जिस साल फायदा लेंगे उसी साल उतना एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। उसको क्या कहते थे हम, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे जैसे उससे फायदा आएगा, इनकम आएगी, वैसे वैसे उससे रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। सो ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ, क्या? प्रीपेड रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड, इंश्योरेंस प्रीपेड, पे स्टॉक्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग, ठीक है, वो ओपनिंग थे ना फर्स्ट अप्रैल 2006 के लिए, तो ये क्लोजिंग है। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी पेड 25% पर प्रोवाइड करनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अभी उसने डेप्रिसिएशन ऊपर देखें कि बताइए, पूरे कॉलम में सर्च करें, कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं आ रही, तो मतलब हमने निकालनी है। तो निकालना कौन सी मुश्किल है? रिड्यूसिंग बैलेंस निकालना मुश्किल है? नहीं, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगती है ना, या नेट बुक वैल्यू जिसे कहते हैं, उस पर रेट लगा दो 25%, और पूरा साल का ही इस्तेमाल हुआ है तो टाइम फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट कैसे निकलेगी। ये 640 की कॉस्ट है, 280 की डेप्रिसिएशन आज तक की है, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू बन गई। इस पे 25% लगा दो, तो ये डेप्रिसिएशन आ गई। फैक्ट्री की है तो सारी की सारी कहाँ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। गॉट इट? ओके। फिर रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में देखें, हमने क्वेश्चन मार्क डाले थे कि हम कंफ्यूज हैं कि यार किसका रेंट है, तो वो कहते हैं यार रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये तीनों जो सी है 80% फैक्ट्री के लिए लगते हैं, 20% ऑफिस के लिए। फैक्ट्री वाले तो यहाँ पे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। ऑफिस वाले जाने, हमें कुछ नहीं पता, फैक्ट्री में बैठे अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, आइए बना लेते हैं, फौरन से बन जाएगी, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ये ठीक है, कल वाला चीता क्वेश्चन है ये, ठीक है, कितना बड़ा था ये, ठीक है, देख के मुझे भी है घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे किया हमने। अच्छा जी, ठीक है, मजाक करो, इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन का एक तो ये ऑप्शन था कि छुड़ा देता, ठीक है, इसके इस क्वेश्चन के बगैर भी आपका पेपर पास हो सकते हैं, लेकिन बात हुई है कि क्योंकि हमने डिटेल में कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, तो पता तो होगा होता क्या है, क्योंकि कॉस्ट में इसी तरह के सवाल अजीबो गरीब आएंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है, हो जाएगा, ये इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, ये ऐसे एक बात पे आप शुक्र अदा कर सकते हैं कि आपका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है। वरना हमारे वक्तों में तो आईटीए पास करते ही लोगों का साल 2 साल लग जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े सवाल भी, फाइनल अकाउंट हम देखेंगे, और जिस तरह के पिछले सवाल था, अगर ये आ जाते हैं पेपर में तो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने, मेरा तो फर्स्ट टाइम में ही पास ही है सारे पेपर, तो आपके भी दुआ यही है, इंशाल्लाह हो जाएगी, बस मेहनत आपने कर। अच्छा जी, हम बनाने पेज नंबर क्या था, साथ में दूसरे लैपटॉप पे मैंने सवाल खोल लिया है, ताकि तो आप वहां से पढ़ो और आप लोग अपनी बुक से सवाल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 298 पे, एग्जाम्पल 5। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो बना लेते हैं, क्या मुश्किल है इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही शक्ल बनाते हैं, ठीक है। या अगर शक्ल बनी हुई है तो मैं वही यूज कर लूँ, चलिए, आप लोगों को क्या याद रखेंगे, बना लेते मिल के बनाते हैं, ठीक है, आप भी साथ साथ मैं भी बनाता हूँ। प्रैक्टिस बहुत करनी है, ये नहीं कहना एमसीक्यू है तो क्या, एटलीस्ट हाथ चले होंगे ना, तो फिर आगे जाके F1 में भी आसानी होगी ना, ठीक है। इसमें क्या आता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है, मैं बताता हूँ। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज, और परचेजेज में हमने क्या कहा था, परचेजेज आएंगी खुद, और उस पे जो कैरी इनवर्ट लगा वो, और इसके अलावा जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे वो, और फिर आ जाएगी माइनस परचेजेज रिटर्न, रिटर्न माइनस हो जाएंगी, तो फिर ये आ जाएगी, ये सारी बनेगी क्या, नेट परचेजेज। तो ये मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, उसमें से मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दूंगा, रॉ मटेरियल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा वो मटेरियल जो यूज हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है। फिर इसमें मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करूंगा,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर क्या करूंगा जी, फिर डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर के अलावा सारे के सारे फैक्ट्री के फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सारी इसको क्या कहते हैं हम, टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट बनेगी मेरे पास। टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट बनाने के बाद मैं करूँगा क्या, इसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करूँगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करूँगा, ठीक है, ओपनिंग। फिर ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, CGM। उसमें फिर फिनिश गुड, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करूँगा, क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, TGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, फॉर्मेट बना दिया बस, अब वन बाय वन चीजें कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो बुक आपके सामने है, सेल्स 3200 आएंगी यहाँ पे, नहीं आएंगी, नहीं लिखना, ठीक है। फिर परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 450 आएंगे, हाँ लिखना, कितना, 450 की परचेज होगी, फाइन। फिर परचेजेज रिटर्न 18 आएंगे, तो यहाँ से ये परचेज रिटर्न यहाँ से 18 माइनस, ठीक है, चीजें आपने थी वापस भेजी, ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड अंदर लाने का किराया, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है कि इन्वेंट्री को आप खरीद के लाए, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनती है। कैरेज इनवर्ड। फिर डायरेक्ट लेबर कितनी है, 400, तो डायरेक्ट लेबर किधर है भाई साहब, ये यहाँ पे 400 की डायरेक्ट लेबर लगी है, ठीक है। अभी जो डाटा दे रहा है बस स्टेटमेंट में फेंकता गया, बस प्लस माइनस करके जो आ जाए, कौन सा मुश्किल। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 के, ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर के साथ नीचे स्टेटमेंट में डायरेक्ट लेबर के साथ एक लाइन और आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, उनको हम क्या कहते थे, प्राइम कॉस्ट। आपको ये याद है इन्वेंट्री का लेक्चर, वो भूलना नहीं है। तो अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट होते तो नीचे फैक्ट्री ओवरहेड में, डायरेक्ट है तो ऊपर आएंगे, कितने जी, 60 के, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बारी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बारी है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को नीचे में एक वर्किंग में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग वन, फैक्ट्री ओवरहेड्स। वैसे हमने क्या कहा, अगर हम वो बना रहे होते ना ट्रेडिंग अकाउंट, ये वो सारे अकाउंट फैक्ट्री लेजेस, तो हमें एब्जॉर्प्शन या एक रेट निकाल के करना। CGS में हम एक्चुअल एक्चुअल लिखते हैं। एक्चुअल कितने हुए हैं जी, रेंट है हमारा अल्लाह बना के कितने, 40 का। फिर इलेक्ट्रिसिटी है कितनी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, 30। इंश्योरेंस कितनी है, 55। ऐसा है कि नहीं, ये यहाँ पे लिखूंगा। उसने नीचे क्या कहा था सवाल में, कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, ये तीनों चीजें 80% फैक्ट्री में लानी है, 20% ऑफिस में। फैक्ट्री में 80% लानी है, तो ले आते हैं 80%, ठीक है, अलग अलग कर लें, इन तीनों का सम कर लें, उसका 80% निकाल लें, क्या 40 और 30 कितना हो गया, 70। 70 में 55 ऐड करें तो 125, 70 में 55 ऐड किया तो 125, उसका 80% लिया, 100, ठीक है। इन तीनों का आप अलग अलग करके भी आंसर लेके आएंगे, तो 100 मैंने एक ही दफा उनको सब सम कर दिया, ठीक है। 100 रुपए का ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये तीनों तो हो गए, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में रेंट और ये सारा कुछ, ये तो हो गया, 100 रुपया यहाँ पे ऐड करूंगा, प्लस और क्या करूंगा, 100 क्या किया मैंने, वर्किंग वन से लेके आया। बाकी जैसे जैसे आती जाएगी देखा जो, फिर मेरे पास है फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, है तो फैक्ट्री की कॉस्ट देखिए, सुपरवाइजर की सैलरी हमने क्या कहा था, इनडायरेक्ट है, तो वो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आएगी, बल्कि नीचे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के सुपरवाइजर की हेड सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी, यहाँ पे लिखूँ कितनी है जी, 65, ठीक है, प्लस ऑफिस की सैलरी, तो हमने कहा भाई ये तो ऑफिस वाले जानते हैं। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री की तनख्वाही इनडायरेक्ट है, तो ये भी फैक्ट्री में ही आएंगी। वेजेस कहते हैं दिहाड़ीदार को, सैलरी कहते हैं तनख्वाहदार जो बंदे होते हैं। सैलरीज हैं जी, इनडायरेक्ट वेजेस हैं 30। फैक्ट्री के क्लीनिंग, हाँ फैक्ट्री का खर्चा है, तो हमने क्या कहा था, फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटीरियल और लेबर के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे ये आ जाए कितना, फैक्ट्री की क्लीनिंग 50 रुपये, ठीक है, FC लिख रहा हूँ, फैक्ट्री क्लीनिंग, ठीक है। फिर ऑफिस के क्लीनिंग, तो ऑफिस वाले जाने, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर
आपको ओपनिंग बता रहे हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना है 110, तो ये ऊपर कितना है ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है 110। फिर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना है 55, तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग किधर है 55। फिनिश गुड ओपनिंग कितना है 80। फिनिश गुड ओपनिंग कितना है फिनिश गुड ओपनिंग कितना है 80। ठीक है, फिर फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट, हाँ अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको छोटी सी करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं क्या। फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट है 640 और नेट बुक वैल्यू लगती है इसमें मेथड। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक की डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करो, तो 280 आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगी नेट। एनपीवी भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। इस पर रेट लगता है, कितना है जी 25% रेट। ठीक है, तो कैलकुलेट करें जरा क्या आता है। 640 का में से 280 निकालें, उस पर 25% निकालें, तो 90 आंसर है। और ये किसका है, कौन सी मशीन है, फैक्ट्री मशीनरी। तो फैक्ट्री मशीनरी की सारी डेप्रिसिएशन, ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा है ना, तो फैक्ट्री का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा सारा फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, तो 90 आप यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस 90। ठीक है, ये क्या है डेप्रिसिएशन, वर्किंग 1 या 2 में हमने की ये सारी क्वेश्चन के अंदर। ओके, अच्छा अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है उसने। ओके, अब कहने का मतलब ये हमने इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी थी, इसलिए छोटा सा एक मसला हो गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं सवाल पहले पूरा पढ़ना है। तो छोटा सा मसला ये हुआ है कि इसकी ना कुछ एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लोजिंग हम लिख देते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है रॉ मटेरियल 140 का। ठीक है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखते हैं 140 का। फाइन, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग कितना है जी 75 का। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है 75। फिनिश गुड क्लोजिंग कितना पड़ा है जी 170 का। फिनिश गुड पड़ा है 170। बस मेरी पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट है। ठीक है, इसको भी यहाँ से क्लोज करें। अब मैंने क्या कहा, छोटा सा एक मसला किया क्या, कि जो जो उसने रेंट प्रीपेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड और इंश्योरेंस प्रीपेड दिया था, इसको मैंने नहीं देखा। ठीक है, खैर मैं तो अभी भी इसको देख के एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्योंकि बेसिक लेवल पे हम लोग, तो इसको हम दोबारा करते हैं। ठीक है, ये 3 काम क्यों, क्योंकि प्रीपेड रेंट है, उसने ऊपर क्या किया पूरा ही एक्सपेंस शो करा दिया था, एक्सपेंस नहीं है वो, कुछ उसमें प्रीपेड है, तो इसकी एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसकी डबल एंट्री करते हैं हम। ठीक है, अब उसने क्या रेंट प्री पेड, तो हमने क्या किया है, ठीक है, इसको मैं रेंट और ये 100 वाली वर्किंग में सेट करनी पड़ेगी, ये जो सी है, ये जो 100 वाली है इसको सेट करना पड़ेगा, ये 100 नहीं आएगा, इसकी जगह कुछ और आएगा, तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है दोबारा से। ठीक है, छोटी सी गलती इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आप भी साथ साथ सीखें ना चीजें, गलती करके सीखना इस जो बात होती है वो याद रहती है। तो हमने क्या किया, हमने कहा आज फैक्ट्री का रेंट है कितना भाई साहब 40। ठीक है, वही बात है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँ 40। ठीक है, उसमें से 5 तो प्री पेड है, तो प्री पेड की ठीक है, उसने पूरा ही एक्सपेंस, हमने कहा पूरा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि इसमें से 5 तो प्री पेड है, तो आपने एक्सपेंस ज्यादा किया है, तो 5 एक्सपेंस कम करो, एक्सपेंस क्रेडिट, डेबिट क्या करें प्री पेड, कैसे बनाना है इसको। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट आएंगे आप। नीचे अगर प्री पेड लिखा हो तो मतलब आपने पूरा एक्सपेंस बना दिया, आपने क्या एंट्री किया, यहाँ पे करके देखते हैं एंट्री बाई एंट्री। ठीक है, सीख लेते हैं। हमने क्या किया जी, रेंट एक्सपेंस बना दिया जी कितने का 40 का, कैश क्रेडिट, ऐसा है कि ठीक है, इसको मैं रेफरेंस, पता चला यार ये 40 का पूरा रेंट तो था ही नहीं, आपने ज्यादा कर दिया है, 5 रुपए से ज्यादा कर दिया, 5 रुपए एडवांस रेंट है प्रीपेड। अच्छा, तो आप इसको क्रेडिट कर दो, तो रेंट एक्सपेंस 40 पे किया 40 नहीं है 35 है, तो 5 से कम कर दो, तो रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या होता है क्रेडिट, 5 से क्रेडिट कर दो। तो आप डेबिट क्या करें, ऐसे ही डेबिट करेंगे कि यार ये तो प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट 5। ओके, तो आपने 40 में क्या करना है, 40 का लिखा है ना रेंट, उसमें से 5 माइनस करना है, 40 में से 5, अब बाकी को 80%। एक बात फिर, इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड, ठीक है, एक्रूड हमने क्या कहा प्रीपेड का ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है जी
30 की है एक्रूड, क्या आपने मतलब एक्रूवल बुक ही नहीं किया, आपने जो एक्सपेंस था वही कर दिया, ठीक है। तो एक्रूड की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, यानी आपने एक्सपेंस को बढ़ाना होता है, ठीक है। 15 से, 15 से क्या होगा इसकी एंट्री, एक्सपेंस डेबिट 15 से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू पेबल या एक्रूड क्रेडिट, एक्सपेंस में डेबिट करो, 30 का लिखा है तो 15 का मजीद बढ़ा दो डेबिट करो उसका 80%। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस अभी हमने कहा यार 55 का हमने खर्चा किया, उसने कहा यार 55 का पूरा खर्चा नहीं है, इसमें से कुछ तो एडवांस दिए, यही वाला काम रेंट वाला। आपने क्या किया, दोबारा कीजिए, कि आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया 55 से, ठीक है, और कैश क्रेडिट करके आप बैठे हैं जी। उसने कहा भाई ये 55 पूरा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि इसमें से तो 10 का प्रीपेड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छा 10 का मैंने ज्यादा एक्सपेंस काट दी, तो 10 का एक्सपेंस रिवर्स करो, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 10 से, और डेबिट क्या करें, एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड डेबिट। तो आपने इंश्योरेंस 55 का रिकॉर्ड किया हुआ ये, उसमें से आप 10 का एक्सपेंस कम करो, तो 55 में से 10 का कम किया, अब उसका 80% दिया, तो निकालें जरा क्या आता है। हाँ, ऊपर आएगा 35 का 80%, 28, फिर नीचे 30 और 15 45 का 80%, 36, और फिर 45 का 36, ठीक है, 36 जमा 36 72 जमा 28। हाँ, मजे की बात देखें फिर भी सो ही आंसर है, ठीक है, लेकिन असल लॉजिक इसकी है, ऐसे करना आंसर सो ही आया, ठीक है, बस ठीक है, ये सो ही आंसर आया। ये इन सबको सम करें जरा क्या आता है, 100 जमा 65, ठीक है। स्टेटमेंट हमारी देखें, कोई चीज रह तो नहीं गई, सारी कुछ मुकम्मल है, बस प्लस माइनस करने जवाब आपके सामने आएगा, जमा 65 जमा 13 जमा 50 जमा 90, 318, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने बने, 18। अब ऊपर से बिस्मिल्लाह करते हैं, सब कुछ 110 था, तो इसमें नेट परचेजेस 450 की परचेजेस, सीधा से पे उसमें किराया लगा था, लेकिन 18 की वापस भेज दी, तो 442 की नेट में मैंने लिया, ठीक है। 100 जमा 442, 100 552, फिर उसमें से क्लोजिंग माइनस करना है 140, 552 में से 552, सॉरी 500, एक मिनट यार, 110 जमा 442 552 याद है बिल्कुल, इसमें से 140 माइनस करें 412, ठीक है, 412 का डायरेक्ट मटेरियल आया, फिर इसमें 40 ऐड करें, 400 ऐड करें डायरेक्ट लेबर का, और डायरेक्ट एक्सपेंस 60 ऐड करें, और 318 के ऐड करें तो 11, तब ये क्या है, टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करें 55, क्लोजिंग 75 माइनस करें, क्या आता है 1170 CGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसमें ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करें 80 की, और क्लोजिंग माइनस करें तो 1080। तो ये हमारी आ गई है भाई साहब 1080 रुपीज इन 000, जैसा भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस अब देखते हैं हमारे पास बुक में ये जवाब है कि नहीं, ठीक है, 1080। ठीक है, इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड तक बनाया हुआ है, ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लिया है, ठीक है। तो कॉस्ट इसकी क्या आई है 1170, तो हमारी भी 1170 होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड सेम है। उसने यहाँ तक मांगी हुई थी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांगी है उसने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मांगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये इतनी आसान है, हमने कल बस एक मुश्किल क्वेश्चन किया था ना, तब हम थोड़े से परेशान थे कि यार क्या फॉर्मेट डालने, चीजें बस फेंकते जाने, ठीक है। हेड ऑफिस की सारी चीजें बाहर फेंक दी, वो उसमें है ही नहीं, टोटल फैक्ट्री की चीजें बस डालते जाए और आपके पास बन जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 1170 आपका आंसर आ गया। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन 6 डिस्कस करता हूँ, ये बाकी आपका होमवर्क है, ठीक है। डिस्कस कैसे करता हूँ मैं,
कुछ की पॉइंट्स इसमें जो है ना वो देख लेते हैं। चलें जी। ठीक है, सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल, ठीक है। डिटेल्स ऑफ परचेजेस आर एज फॉलोज। रॉ मटेरियल परचेज्ड इंक्लूडिंग 17% सेल टैक्स विच इज रिफंडेबल। इसमें उसने 17% रिफंडेबल टैक्स भी शामिल कर दिया इसकी कीमत में। तो क्या वो शामिल होना चाहिए? नहीं, हमने क्या कहा था, सिर्फ नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल ऐड होंगे। ये तो बेचारा साथ ही लिखा है, ये रिफंडेबल चीज इसमें ऐड नहीं होगा। तो आपने गलती से क्या किया, कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो आप कॉस्ट से माइनस करोगे। कैसे माइनस करोगे? आपने कहा यार ये 60,500 जो सा है ना, इसमें 17% टैक्स भी शामिल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 60,500 में 17% टैक्स भी शामिल है, तो यानी कि कोई एक फिगर हुई होगी 100%। ठीक है, जिस पर 17% टैक्स लगा होगा, 100 का 17% कितना होता है? इस पर इस कीमत का 17% टैक्स लगा होगा, जो कि 100 तो इसी तरह है। 100 पर 17% टैक्स लगा होगा, तो ये आप कितने को रिप्रेजेंट करिए? 117% को। ठीक है, इस तरह कर लें, या एक्स एज्यूम कर लें। हम कहते हैं हमें तो उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम कहते हैं लेट जो वैल्यू थी ना वो एक्स थी, फिर उसमें इसका 17% टैक्स ऐड हुआ, तो एक्स का 17% कितना होता है? 0.17x। ठीक है, अब ये हाँ मिला के बन गया 60,500। ऐसा है कि नहीं? तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करें। तो एक्स 1x जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1x प्लस 0.17x, तो 1.17 एक्स इज इक्वल टू 60,500। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 60,500 डिवाइडेड बाई 1.17। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने जरा क्या आती है? 60,500 डिवाइडेड बाई 1.17, 51709, या 517 10 कर लेते हैं, 51, यानी कि 51,710 रुपए की चीज थी। ठीक है, 51,710 रुपए की चीज थी, उस पर 17% लगा। 51,710 रुपए की चीज थी, उसमें प्लस हुआ क्या? 51,710 का 17%। 17%, इसका 17% में 879 समझ आ रही है बात कि नहीं? 51,710 की चीज थी, उसमें 51,710 पर 17% उसमें मजीद ऐड हुआ टैक्स, तो 51,000 ये आ गया। और 51,710 इसको आप सम करेंगे तो वही आंसर आएगा। कितना कर लेते हैं? 60,500। ठीक है, तो जवाब वही है, मैथ्स। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? तो मैंने कहा यार इसमें इंक्लूडिंग ये जो कीमत इसमें 17% शामिल है, तो यानी कि ये 100% तो उसकी कॉस्ट थी प्लस 17% टैक्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 117%। 100% कॉस्ट थी, 17% टैक्स था, तो ये 117 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने निकाल लिए 100% फिगर जो कि कॉस्ट की फिगर है, तो कितनी आती है? 51,710। तो इतनी मेरी कॉस्ट होनी चाहिए। ये जो इसकी कॉस्ट है ये पूरी कॉस्ट नहीं है, ये गलत है। इस पे टैक्स भी शामिल किया। टैक्स तो रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल होता तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, कॉस्ट का पार्ट होता। रिफंडेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो तो भाई आपको फायदा मिल जाएगा, फ्यूचर में रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज कितने से आएगा? 51710। फिर पैकिंग मटेरियल परचेज डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, कि आप पर यूनिट एलोकेट कर सकते हैं। तो मतलब वैसे पैकिंग मटेरियल क्या बनता था? डायरेक्ट मटेरियल नहीं, हम कहते हैं यार इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल एंड पैकिंग, ठीक है। तो 70% जो सी है इसको एलोकेट होगी। ठीक है, अब जब हमने ऊपर इसको एग्री कर लिया ना कि यार ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, हमने क्या कहा था? डायरेक्ट कॉस्ट वही है जो किसी चीज पे डायरेक्ट लगती है और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, पैकिंग मटेरियल भी इस केस में डायरेक्ट कॉस्ट ही है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे?
इसको भी ऊपर डायरेक्ट मटेरियल यूज में यूज शो करोगे, इसको भी डायरेक्ट। अगर ये इनडायरेक्ट होती तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों के अलावा सारी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती थी। ऐसे ही है ना, तीन अकाउंट बनते थे। तो अगर क्या कह रहा था, अगर ये जो सी है डायरेक्ट मटेरियल ना होती तो डायरेक्ट से नीचे फैक्ट्री ओवरहेड में शिफ्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट वहां भी आती। लेकिन हमने क्योंकि कह दिया कि आइडेंटिफाई हो सकती है डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट मटेरियल, तो इसकी हम ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, नीचे फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं लिखेंगे। फिर नीचे है रेंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड, ठीक है, रेंट इतना है। अब रेंट में देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री का कितना है और हेड ऑफिस का कितना। हेड ऑफिस का तो हेड ऑफिस ही जाने, हम फैक्ट्री के हिस्से वाला रेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखेंगे। सैलरीज एंड वेजेस को भी देखना पड़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स को भी, फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी देखना पड़ेगा। ओके। फिर द ब्रेकअप ऑफ रेंट इज एज फॉलोज। फैक्ट्री का इतना रेंट है, हाँ ऊपर से बता दिया, ठीक है, 2700 रेंट है, उसका ब्रेकअप नीचे बता दिया है। 2000 फैक्ट्री का है, तो ये डायरेक्ट किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। वेयर हाउस का इतना है, तो ये वेयर हाउस का किराया, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक का किराया ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद बना के स्टोर करने का किराया ऐड, तो ये हमें नाम से क्या पता चल रहा है कि शायद स्टोर करने का किराया, तो ये कहीं भी ऐड नहीं होगा, ये हेड ऑफिस के एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। स्टोर करने तक का किराया होता है, उसके बाद वेयर हाउस में रखो, अपनी दुकान पे रखो, बाहर जमीन पे रखो, जैसे भी रखते हैं। शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट्स, ये क्या चीज है, शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट्स। आपको पता है एक मजे की बात, कि आप किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं ना, ठीक है, लेट्स सपोज कोई बड़े ग्रोसरी स्टोर पे चला गया, या कोई सुपरमार्केट, आप किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, तो कुछ चीजें सामने सामने डिस्प्ले हुई होती हैं, ठीक है। जैसा कुछ लेज वाला एक स्टैंड लगा, पेप्सी, ठीक है। और भी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल मार्केट की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको शेल्फ स्पेसिंग पे नजर आएंगी। तो क्या दुकानदार ने फ्री में चीजें, आधी चीजें सामने रखी हैं, आधी पीछे रखी हुई हैं? बल्कि नहीं, बल्कि कंपनी वाले क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं कि भाई हमारी चीज फ्रंट पे डिस्प्ले कराओ, ठीक है। जिस तरह आप जाते हैं ना, काउंटर पे अक्सर ये छोटी मोटी टॉफियां, बबल्स, चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस सामने रखने का क्या मकसद है, साइड पे नहीं रख सकते थे? क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो मार्केटिंग वाली कंपनीज होती है उनको पता है यार, साथ जब भी बंदा आता है ना दुकान पे, कोई अगर साथ कोई बच्चा है या कोई चीज है, या जब आप पैसे दे रहे हो तो आपकी नजर पड़ेगी चीजों पे, तो आप कहेंगे अच्छा बकाया नहीं है, 50 रुपए को ले, तो आप मुझे टॉफी दे दें, बबल दे दें, चॉकलेट दे दें। ऐसा है, तो ये भी एक बेचने का अंदाज है। तो हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को फ्रंट पे डिस्प्ले कराने के लिए कुछ पैसे देती है, ठीक है। कि दुकानदार वैसे पागल नहीं है कि किसी कंपनी की चीजें सामने सामने लगाई हुई है, ठीक है, शेल्फ, ठीक है। तो शेल्फ स्पेसिंग क्या होती है, कि अपनी चीज को कंपनी कहती है मेरी चीज फ्रंट पे लगाओ, इसके मैं आपको पैसे दूंगी, सिर्फ लगाने के, बिके ना बिके वो हमारा मसला। तो ये शेल्फ स्पेसिंग है। तो ये सॉर्ट ऑफ क्या होता है, मार्केटिंग का ही खर्चा है, मार्केटिंग एक्सपेंस। हमने क्या कहा था, ये तो हेड ऑफिस का खर्चा है, तो हेड ऑफिस में जाएगा हम। तो फैक्ट्री क्या, हम क्या है, सिर्फ अभी तक एक लेबर मजदूर बने जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, बस वही हमारा है। हेड ऑफिस वाले मार्केटिंग करें, एचआर वालों को पैसे दें, फाइनेंस वाले करें, वो उनका अपना काम है। हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन भी हेड ऑफिस में ही जाएगी, ठीक है। हम सिर्फ अपना फैक्ट्री के हद तक कंपाउंड है, क्योंकि हम कॉस्ट की अकाउंटिंग साथ साथ सीख रहे हैं। ओके। फिर सैलरीज एंड वेजेस हैं जो ऊपर बताइए, इतनी कितनी, 2500। इसका कहता है वैसे ब्रेकअप है कि 60% मैन्युफैक्चरिंग में जानी है, 40 एडमिन। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट है ना, वो सारी क्या बनेगी, सीजीएस में जाएंगी। और जो हेड ऑफिस की है वो बारों बार हेड ऑफिस में, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कोई काम नहीं है। फिर फिर अदर वेरिएबल और हेड्स 80% फैक्ट्री में आएंगे, तो आ जाएंगे 20% एडमिन में, तो हेड ऑफिस में। इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड 60% हमारे पास, तो 40%, तो ये एडमिन वाले सारे हेड ऑफिस में जाएंगे, सीजीएस या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं बनेंगे। अब आ जाती है बात क्या, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इज दिस, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द डे। ओके। अब ये जो फिक्स ओवरहेड्स है ना, इसके बारे में हमने क्या समझा था, कि फिक्स ओवरहेड्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं हम बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ से निकाल, फिक्स ओवरहेड्स कितने बताए उसने, हम्म, ये फिक्स ओवरहेड है 1500, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, 1500 को एब्जॉर्ब करेंगे पर यूनिट। ठीक है, बेस्ड ऑन द नॉर्मल। हम एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते थे, बजटेड कॉस्ट या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, एनसी नॉर्मल कैपेसिटी। तो बजटेड कॉस्ट ऊपर बताइए, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है जी, 45,000 यूनिट्स पर एनम। तो ये पर यूनिट रेट निकल आएगा, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसके साथ आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन से कंपेयर कर, बस जी। फिर पैकिंग मटेरियल का ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट में ओपनिंग लिखेंगे और क्लोजिंग में क्लोजिंग। ठीक है, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट ही मटेरियल, क्यों, क्योंकि पैकिंग मटेरियल भी हमने क्या कहा था, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट की आपको याद है, शक्ल बन जाए, बस वहाँ पे फिगर्स पुट करनी है बस। फिर गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, पिछले 2013 में 3 लाख थी, यानी कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। इस साल कहते हैं 2 लाख की चीजें। ठीक है, पिछले साल ये 3 लाख की थी, आर कंसिडर्ड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या होती है, जो बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब, तबाह हुई हुई चीजें। तो क्या ये आनी चाहिए, नहीं, शुड बी प्रोवाइडेड। फर्दर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग व्हिच वर डैमेज ड्यू टू। अब ये वो बात आ गई है भाई साहब, एनआरबी वाली बात। ठीक है, एनआरबी वाली बात। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, एनआरबी वाली बात। इसको रेस करते हैं। आई होप भी आपने लिख लिया होगा, लिख नहीं दिया तो पीछे जाके दोबारा से इसको पॉज करें और लिख लें, भूलिए ना। ओके, अच्छा ये बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा तो ये थोड़ा ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको, क्योंकि एक नई चीज़ है ना हमारे पास, इस तरह की चीज़ कभी नहीं आई। ठीक है, अब दिस वन, ओके। अब ये कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख शामिल हैं स्टॉक के अंदर, जो कि कंसीडर की जाती हैं ऑब्सलीट, कि खराब है। तो ये क्या, खराब चीजें क्लोजिंग स्टॉक में हम रखते हैं नहीं, बल्कि इनको उड़ा देते हैं। ऑब्सलीट मतलब 0 रुपए की बिकेगी, बिल्कुल खराब। ठीक है, एंड शुड बी फुली प्रोवाइडेड फॉर, उसको फुली प्रोवाइड करना है। और ये गुड्स पिछले साल कितनी थी, 3 लाख। यानी कि ये जो गुड्स, अब ये गुड्स कौन सी है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा होगा, ये 5,000, 5,000 रुपीज इंटू बजट, 5 मिलियन। यानी कि जो ओपनिंग 5 मिलियन था, उसमें 3 लाख रुपए 2013 में, 3 लाख। ठीक है, 2013 का क्लोजिंग, 2014 का ओपनिंग, तो 1 जनवरी जो 14 को जो ओपनिंग पड़ा है इसमें शामिल है। यानी कि कह रहे 5 मिलियन में 3 लाख वो शामिल है जो कि तबाह है, खराब है। ठीक है, उसको फुली प्रोवाइड करना है, मतलब कोई पैसे उसके नहीं मिलेंगे, उसको प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड मतलब एक्सपेंस बना देना, प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंस बना देना। ठीक है, फुली। तो यानी कि ओपनिंग जो मैं रॉ मटेरियल लिखूंगा उसमें से 3 लाख माइनस करूंगा, ऐसा है कि नहीं। फिर, और इस साल 2 लाख है, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख और कंसीडर, तो यानी कि ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर 2 लाख की चीजें बिल्कुल तबाह है, तो इसको मैं यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, रॉ मटेरियल को क्रेडिट करूंगा, रॉ मटेरियल को क्रेडिट करूंगा। तो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, क्या आ रही है मेरी चीजें। तो आप देख लेते हैं, जो उसने सोल्यूशन दिया है उसमें से ओपनिंग में 5 में से 3 माइनस किया, और क्लोजिंग में से 7, 7, 80 में से 200 माइनस किया कि नहीं। हम्म, हम्म, इधर है। ये ठीक है, ओपनिंग जो, ठीक है, अच्छा सॉरी, ये रॉ मटेरियल से नहीं करना, ये फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स। तो अब गुड्स से मैं समझा के रॉ मटेरियल, लेकिन गुड्स से मुराद फिनिश गुड है, तो आपने यहाँ से इसको मिटाता हूँ कि रॉ मटेरियल नहीं, गुड्स की बात की है ना, गुड्स लिखी हुई। ठीक है, तो गुड्स में शामिल है, तो यानी 2962 में से 3 लाख पिछले साल शामिल थी, वो माइनस करनी है, और 4162 में 2 लाख ये है, तो ये माइनस करनी है।
तो आप ये देखें 2962 में से 3 लाख, ठीक है, रुपीज इन ट्रिपल जीरो है ना सारा, ये देखिए यहाँ पे नहीं लिखा, ये रुपीज इन ट्रिपल जीरो है, ठीक है। तो 2926 में से 3 लाख की ऑब्सिडी यहाँ से माइनस करनी है कि उसका हिस्सा नहीं बनानी है, तो पहले की खराब है। फिर क्लोजिंग में से भी 4162 में से 2 लाख की, ठीक है, 200 रुपीज इन ट्रिपल जीरो है, तो 200 की चीजें भी माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है एक चीज। बाकी फर्दर, सिर्फ ये 200 खराब में थी, फर्दर मजीद मजीद ये कि 75,000 की चीजें थी जो कि फ्लड में डैमेज हो गई थी और 60% ऑफ कॉस्ट पर बिक सकती है। ओके, यानी कि उसकी कॉस्ट है 75,000, वो 75,000 की नहीं बल्कि 75 का 60% भी बिकेगी, तो 75 का 60% है। एक तो मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया है, तो रिफ्रेश फैक्ट्री रिस्टोर कैसे करते हैं? शिफ्ट ऑल्ट डिलीट मोड, हाँ मोड से, पहले पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि आप 75,000 का 60% लेंगे तो जो कीमत आएगी ना, 75,000 का 60% जुबानी जुबानी करते हैं, लाख का 60% 60 होता है। फिर 10,000 का 60% 6,000, फिर 10 का 60% 6,000, और फिर 5 का 60% 3,000, ठीक है। 6 6 12 और 3 15 निकाल दो, तो वैसे 60,000 आ जाएगा, ठीक है। 60,000, 60,000 में से सॉरी 15 निकाल दो, 45,000, ठीक है। 45,000 पे आपने क्या किया, गुड्स 75 पे लिखी है, लेकिन वो 60% ऑफ कॉस्ट पर बिक सकती है, यानी 45 पर बिक सकती है, तो 30,000 पे आपको एनर्जी का लॉस होगा। आपने 75 पे लिखा है लेकिन वो बिक सकती है 45 पे, तो 30,000 का नुकसान होगा। तो ये देखें यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 75 का 40% लेंगे तो 30,000 आएगा, वो भी यहाँ से माइनस करनी है, रिटर्न डाउन। राइट डाउन मतलब एक वैल्यू लिखी हुई है उसको डाउन करने, राइट कम, राइट लिखना, डाउन नीचे करके, ठीक है, यानी उसको कम वैल्यू पे लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जैसे, बाकी ओपनिंग फिनिश गुड बताया हुआ था, उसमें बस एक एडजस्टमेंट थी, परचेज कोई हुई नहीं है, फिनिश गुड ये है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर्ड है ना, ये ये स्टेटमेंट से आई है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट? ये पूरी स्टेटमेंट हमने बनाना सीखी हुई है। देखो 59344, 59344, तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? वो ये ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर परचेज, सारी चीजें कर करा के, फिर डायरेक्टली डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वो करके ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है। फिर उसके बाद सारे फैक्ट्री के खर्चे ऐड करके, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स ओपनिंग, ठीक है, फिनिश गुड्स वाला तो इसमें है ही नहीं, बस यहाँ तक, ठीक है। फिनिश गुड्स ऊपर ले गया, तो इस तरह करके आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। तो लें जी, इससे पहले मिटाते हैं। ठीक है जी, अब हमने तकरीबन ये चैप्टर पूरे ही कर लिया है, तो अब इसको क्विकली पहले 2 4 पेजेस पढ़ लेते हैं और फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये द ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर यूजली मोर कॉम्प्लेक्स, ये तो अब आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग एंटिटीज। A factory ledger is maintained to record these manufacturing related transactions। फैक्ट्री लेजर बनाते हैं, क्या होते हैं हमें पहले का पता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक लेजर, और फिर इसको समराइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। यानी कि लेजर बनते हैं और फिर जो चीज का आंसर आता है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में लिखना होता है, कि क्लोजिंग इतने फिनिश गुड्स हैं, इतना क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। फैक्ट्री लेजर इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स यूज्ड टू रिकॉर्ड फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ये ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या डायरेक्ट मटेरियल, लेबर है, वो सारा हमने कर दिया। Manufacturing account is one of the important component that is required for for the preparation of trading account। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक अहम जुज है, कंपोनेंट है। क्यों अहम जुज है? क्योंकि हमने क्या कहा था, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बनती है? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बाकी सब। तो यहाँ तक जो स्टेटमेंट बनती थी इसको हम क्या कहते थे, ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते थे। इससे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होता है, तो इसलिए हम एसओसीआई का पूरा नाम क्या हो सकता था, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स, खाली ट्रेडिंग की एक्टिविटीज, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल इन, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है उसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल तक का जो हिस्सा, ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा, ठीक है, उस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जहरी बात है, इससे क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे अहम हिस्सा है कॉस्ट ऑफ सेल, तो बिल्कुल सही बात की उसने। The main purpose of a trading account is to a certain cost of goods sold or manufactured, बिल्कुल, which is transferred to the trading, ठीक है, वहां से निकाल के यहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, सारी इंक्लूड्स परचेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड क्रेडिटेड विद द क्लोजिंग, ठीक है, ये हम सारा कुछ पढ़े हैं, आपने पढ़े में भी मसला होता समझ देंगे। फिर सर्विस बिजनेस होता है जिसमें हमने कहा था इन्वेंट्री होने के चांसेस बहुत कम है। फिर ट्रेडिंग बिजनेस है जो बनी बनाई चीजें लेता है, ठीक है, बाइज प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, बनी बनाई चीजें लेता है, बेचता है। ग्रोसरी स्टोर, ये सारी उसकी एग्जांपल है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है कि रॉ मटेरियल लेता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दील करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। फिर डायरेक्ट कॉस्ट हमने क्या कहा थी, कॉस्ट जो कि ट्रेस कर ली जाए फुल में, वो कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट क्या है, जिस चीज की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। तीसरा, ठीक है, और ये डायरेक्ट कॉस्ट हमने क्या कहा था, प्रोडक्शन रिलेटेड होती है। इनडायरेक्ट हमने क्या कहा था, पीरियड रिलेटेड होती है, टाइम पे बेस करती है, ठीक है। तीसरा डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट तीन चीजों, प्राइम कॉस्ट किन चीजों, तीन चीजों का पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो डायरेक्टली उस मटेरियल पर लगता है और हम उसको यूनिट एलोकेट, जिस तरह लकड़ी बनाने, चेयर्स बनाने पे जो वुड लगती है लकड़ी, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर क्या है, जो कि पर यूनिट में फुल आता है, ठीक है, वेजेस ऑफ लेबर आर डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि जो बंदा उस कारपेंटर उस पे काम कर रहा है, ठीक है, ये बहुत डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, उस कारपेंटर की सैलरी डायरेक्ट लेबर है। लेकिन अगर 10 कारपेंटर काम करे, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर तो 10 कारपेंटर्स को देख रहे हैं, तो उसकी सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली एलोकेट नहीं की जा सकती। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसिव वो है जो कि और भी खर्चा, जिस तरह, ठीक है, रॉयल्टी। होता क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, आप, ठीक है, मैकडोनल्ड की अगर आपने कोई फ्रेंचाइज ली पाकिस्तान में, ठीक है, या केएफसी की या कोई और ब्रांड है, तो आपको हर यूनिट के ऊपर कुछ पैसे उनको देने पड़ते हैं, फ्रेंचाइज फी, जिसे हम रॉयल्टी भी कहते हैं, ठीक है। एक बर्गर बेचेंगे क्योंकि उन्हीं का फार्मूला, उन्हीं का लोगो और उन्हीं का सारा कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज बेचेंगे उस पे, ठीक है जी। तो प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो मैं कहता है कि रॉयल्टी वगैरह होती है जो आप फ्रेंचाइज वगैरह लेते हैं ना, उसपे पर यूनिट आपको रेट पे करना, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट, अगर आप नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अगर प्रोडक्शन करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे पर यूनिट, ठीक है। तो वो भी पर यूनिट एलोकेट हो सकती है डायरेक्ट की, तो हमने क्या, कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, तो वो डायरेक्ट होती है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिटेल करा। इनडायरेक्ट कॉस्टें क्या है, जो कि एक यूनिट पर नहीं की जा सकती, ठीक है। अ, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, that are not consumed cannot be traced in full units for making the indirect materials in production include cleaning materials and any materials that, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि फैक्ट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो एक यूनिट पे एलोकेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे क्लीनिंग के मटेरियल्स की यहाँ पे एग्जांपल दी है, हमने क्या कहा था, ठीक है, कोई ग्लू वगैरह हो गया, अब ग्लू का एक डब्बा है, वो हर कुर्सी पे यूज हो रही है, ठीक है, तो वुड उसकी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, बाकी जो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, फैक्ट्री सुपरवाइजर की खर्चा, ठीक है, जो कारपेंटर उस पर डायरेक्ट काम करे, हमें पता है यार 1 घंटे 2 में ये काम करेगा, तो उस 2 घंटे की तनख्वाह उसको मिलेगी, वो डायरेक्ट है। लेकिन जो सुपरवाइजर है या फैक्ट्री में होता है ना, और भी लोग होते हैं, ठीक है, कुछ सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है, कोई डॉक्टर भी, आपने देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, मैं आपको डिटेल में ये समझाई हुई है बातें, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि कोई डॉक्टर भी रखा होता है कि यार कोई फर्स्ट एड नहीं, तो क्या डॉक्टर कोई प्रोडक्ट बना रहे, नहीं, बल्कि उसका खर्चा तो आ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर ही है।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। जिस तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, बाकी सारे एक्सपेंसेस जिस तरह के डेप्रिसिएशन, अब 1 यूनिट बनाते हो तब भी डेप्रिसिएशन होगी, 1000 बनाओगे तब भी होगी। बिजली का बिल, अब ये तो नहीं कहते कि एक कुर्सी बनाने में जो बल्ब इतनी देर रोशन हुआ तो उसका इतना खर्चा है, नहीं, तो ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे। फुल कॉस्ट कैसे बनेगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट में फिर बाकी प्रोडक्शन और हेड्स ऐड करेंगे तो ये फुल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक उसकी कॉस्ट मुकम्मल हो जाती है। फिर ये नॉन प्रोडक्शन और हेड्स, नॉन प्रोडक्शन और हेड्स क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्शन और हेड्स होते हैं हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के खर्चे, ठीक है। तो ये अलग से P&L में एक्सपेंस आते हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे एंड हो जाती है, कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इसको छोड़े, ये काम की बात नहीं है। ये आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है, शूज बनाने वाली फैक्ट्री। कॉस्ट यूनिट क्या है, जिस चीज की कॉस्टिंग हमने करनी है, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है, तो पेयर ऑफ शूज, तो उसमें जो लेदर, ग्लू, नेल्स, ग्लिसरीन, ये सारी कुछ उस पर डायरेक्ट लगती है, तो ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह ठीक है, सारी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, आपको कौन सी करा देता हूँ, ये कार वाली करा देता हूँ, ठीक है। कार बनाने पे स्टील, एल्यूमिनियम, विंडोज, सारा कुछ देखें, गियर बॉक्स, हर गाड़ी में पता है गियर बॉक्स लगता है, एक इंजन डलता है, 4 टायर लगते हैं, ये सारे क्या है, डायरेक्ट मटीरियल। फिर जो मैकेनिक्स उस पर काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, जिसको जोड़ है। असेंबली वाला भी उस पर डायरेक्ट काम करते हैं, और पेंटिंग भी हमें पता है यार इतनी देर में पेंटिंग है, लेकिन अगर वहाँ का कोई सुपरवाइजर है तो उसकी सैलरी क्या होगी, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। फैक्ट्री लेजर हमने देख लिया। अच्छा, ये दो सिस्टम्स आते हैं, इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग सिस्टम। क्या होते हैं ये, समझा देता हूँ। इंटीग्रेटेड सिस्टम, अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यूजिंग अ कॉमन इनपुट ऑफ डेटा, ठीक है। एक होते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और इंटरलॉकिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स वो होता है जहां पर ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है और हेड ऑफिस भी साथ जुड़ा हुआ है, हेड ऑफिस साथ जुड़ा हुआ है, कि मिसाल के तौर पे, और एक ही चार्टेड अकाउंटेंट है, या जो भी अकाउंटेंट है, सीए है, वट, वो दोनों के अकाउंट्स बना रहा है, देख रहा है, इंटीग्रेट है आपस में। इंटीग्रेट होता है मिला हुआ, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। उसके मुकाबले में क्या है, इंटरलॉकिंग, जहाँ पे दो लेजेस बनते हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग क्या होता है कि हेड ऑफिस लेट्स सपोज इस्लामाबाद में है और फैक्ट्री उसकी लाहौर में है, या हतार में है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे इसकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में एक अलग से अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा है, सीएम में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, और फैक्ट्री का अलग से एक सीए बैठा है, ये फैक्ट्री की, ठीक है, सेंटर में फर्क है। अब होता क्या है कि दो लेजेस बनते हैं, फैक्ट्री वाले अपने क्या बनाते हैं, फैक्ट्री लेजेस, ठीक है, और हेड ऑफिस वाले अपने क्या बनाते हैं, जनरल लेजर्स। ऐसा है कि नहीं, हम तो क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं, हेड ऑफिस की। ये तो सिर्फ हमारा एक चैप्टर था कि हमने कहा फैक्ट्री लेजर, थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटेंट भी बनते हैं, ठीक है। तो हम जनरल लेजर्स बनाते हैं, तो दो लेजर्स बनते हैं, एक जनरल लेजर्स और एक फैक्ट्री लेजर, इंटरलॉकिंग सिस्टम में। अब ये बंदे क्या कर सकते हैं, हेड ऑफिस वाले, ये चीजों की ना, सामान तो इनके पास ही आता है, ये यहाँ से किसी कस्टमर को, सप्लायर को कॉल करेंगे, यार सामान हमारा फैक्ट्री में भेज दो और पैसे हमसे ले लो। ये बंदे क्या करते हैं, सामान तो ले लेते हैं लेकिन पैसे नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि पैसा हेड ऑफिस के पास है। तो एक दूसरे से ये रिसीवेबल पेबल वगैरह वो करते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री लेजर को डेबिट करते हैं और जनरल लेजर को डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आपके लेवल पे समझने के लिए ये कि यार अलग अलग हो तो इंटरलॉकिंग है, एक ही बंदा इंटीग्रेटेड हो तो इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम इन विच बुक्स आर डिवाइडेड इनटू टू लेजर्स, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, एक जनरल लेजर, एक फैक्ट्री लेजर। कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट लेजर, जिसे हम फैक्ट्री लेजर भी कहते हैं, बिल्कुल ये बात। और अदर अकाउंट्स मेंटेन जनरल लेजर, ठीक है, जो हेड ऑफिस वाले काम कर रहे हैं वो जनरल लेजर में चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्या है, सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम जो कि कॉस्ट एंड दोनों काम कर रहा होता है, तो वो ये है। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ कि होता क्या है कि फैक्ट्री वालों को सामान, रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, पैसा हेड ऑफिस के पास है। हेड ऑफिस को फिनिश गुड्स चाहिए बेचने के लिए, ठीक है, लेकिन सामान उनके पास नहीं है, सामान उनके पास है।
तो ये आपस में एक दूसरे के साथ अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्री वाले जब रॉ मटेरियल लेते हैं तो रॉ मटेरियल डेबिट करते हैं, क्रेडिट क्या करें, कैश तो उन्होंने दिया ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल डेबिट करते हैं, तो कैश क्रेडिट क्या करते हैं, जनरल लेजर को, जीएल, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। फैक्ट्री वाले जब सामान आता है रॉ मटेरियल तो उनके पास है ना, रॉ मटेरियल डेबिट किया तो क्रेडिट क्या किया, क्योंकि पैसा तो हेड ऑफिस वालों ने दिया है ना, इन्होंने दिया ही नहीं तो हेड ऑफिस का जनरल लेजर क्रेडिट कर देते, ठीक है। अपने पास एक बुक्स में अकाउंट है जनरल लेजर के नाम से, और हेड ऑफिस वालों ने पैसा दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, लेकिन सामान उनके पास नहीं है तो रॉ मटेरियल डेबिट करें नहीं, वो कहते हैं चाहिए तो मैंने फैक्ट्री वालों से लेना है ना, तो फैक्ट्री लेजर वाले मुझे सामान बना के भेजे। तीसरा, दो अकाउंट जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर बनते हैं, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट से हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है क्या होता है जी, अब तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं, हम सारे सवाल कर चुके। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। जो डायरेक्ट मटेरियल में जाता है, लेबर में जाता है, और इन दोनों के अलावा जो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं इधर, और ये तीनों अकाउंट्स कहाँ पे क्लोज होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड में क्लोज होता है, फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल में जाके पीरियड, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का इनसे ताल्लुक नहीं होता, ये बारों बार प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ठीक है, बारों बार। ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। रिक्लासिफाई ये हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था, क्या कि पहले पेरोल का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं सारा, पेरोल डेबिट, पेरोल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर कहते हैं यार ये तो पूरा तो एक्सपेंस नहीं, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करो। आधा क्या होता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में चला जाएगा, डायरेक्ट वाला, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वाला डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा, सॉरी, हाँ मटेरियल अकाउंट है ना, तो हम बात करें सॉरी लेबर की, तो लेबर मैंने सारा खर्चा पे किया, फिर मैंने कहा यार इसको अब तीन हिस्सों में तोड़ता हूँ, क्या, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के नाम से आएगी, फिर इनडायरेक्ट लेबर वो फैक्ट्री लेजर में चली गई, ठीक है, फैक्ट्री और हेड में, और हेड ऑफिस की लेबर का खर्चा वो हेड ऑफिस वाले जाते, ठीक है। तो ये रिक्लासिफिकेशन हमने डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस लेक्चर का फायदा उसी को होगा जिसने सारे लेक्चर पीछे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर हमने, हाँ, कंप्लीशन में क्या एंट्री हमने ये सारी उसमें साबित की थी कि जब कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट, और फिनिश गुड जब बीतता है तो फिनिश गुड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्रीज हम देख चुके थे। क्वेश्चन 2 आप लोगों का होमवर्क है, कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं, इसमें क्या करना है, प्रिपेयर एंट्रीज फॉर द ईयर 6। क्या एंट्री होगी, डायरेक्ट मटेरियल 1,30,000 का लिया तो पहले तो डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर लिए तो डायरेक्ट लेबर डेबिट, और फिक्स ओवरहेड लिए तो 1,40,000 से फिक्स ओवरहेड डेबिट, ये तीनों आपने पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, ठीक है। इसने कंबाइंड एंट्री की है, अलग अलग करें तब भी डायरेक्ट मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट करें, फिर डायरेक्ट लेबर डेबिट कैश क्रेडिट करें, इसने कंबाइंड एंट्री की है तो ये भी चल जाती है। फिर ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल को हमने क्या कहा, ये तो डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट क्लोज होता है, कहाँ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल को यहाँ से क्रेडिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। इसी तरह डायरेक्ट लेबर भी कहाँ में जाती है, डायरेक्ट लेबर क्लोज होके वर्क इन प्रोग्रेस में जाती है, क्योंकि हमने क्या कहा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री और हेड्स अकाउंट, ये तीनों क्लोज होकर वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, लेबर क्रेडिट। फिर फिक्स और हेड्स का हमने कहा था 1,40,000 नहीं लिखते, बल्कि क्या था, एब्जॉर्ब करा दी, क्योंकि फिक्स और हेड हमें आखिर में पता चलते हैं कि भाई इतने खर्चा, ठीक है, जिस तरह बिजली का बिल हो गया, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है, तो ये अगले महीने का फैक्ट्री ओवरहेड है, ये अगले महीने पता चलेगा कि कितना बिल आया, तो हम अंदाजे की बेस पे देखें, वर्किंग वन की बेस पे उसने कर दिया। फिर आखिर में फिनिश गुड जो बनी, फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस खुद क्रेडिट हो जाए, फिर फिनिश गुड जो बिकी वो फिनिश गुड्स क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने बेची नहीं है, बस फिनिश गुड बताई है। फिर आखिरी दिन ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री, तो इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रहा है, तो मतलब उसने अंडर एब्जॉर्ब कराया होगा, तो अब मजीद रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट या प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, नॉर्मल बजटेड कॉस्ट ली डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड किया तो पर यूनिट रेट आ गया, लेकिन रेट को हमने क्या करते हैं, एक्चुअल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये अंडर। इसका हम एमसीक्यूज में आपको मैं मजीद बारह के, ठीक है, 50-60 दफा ये बता चुका हूँ, ठीक है, दोबारा एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे, ठीक है, कि उसमें कैसे। एग्जाम्पल 3 होमवर्क है आपकी, इससे हमने बहुत बड़ा सवाल पहले कहीं कर लिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट हमने पहले की बनाना सीख लिए।
एग्जाम्पल 4 कर लिए, 5, और सबसे मुश्किल एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमने कर लिया है। चलिए जी, एमसीक्यूज के लिए तैयार है सारे? ठीक है, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, अभी तक हमने जो पढ़ा वो आप सारा सेव करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यूज हम करते हैं। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।